principle of test construction and standardization. The first question of this session is which of the following is a key principle in test construction? Option: maximum test length, ensuring test validity, using only multiple choice item, avoiding pilot testing. Answer of this question is option B, that is ensuring test validity. Next, the process of establishing the degree to which a test measures what its claim to measure is known as, कि वो प्रोसेस जहाँ की हम लोग देखते हैं कि कितना दूर तक एक टेस्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जिसी को मेजर करने के लिए बनाया गया है उसको मेजर किया कर पा रहा है. ऑप्शन: रिलीबिलिटी, वैलिडिटी, objectivity, standardization. Answer of this question is option B, that is validity. There are 3 to 4 concepts of related to test, that is first one is reliability, second one is validity, third one is objectivity, and next one is practicability. And these 4 quality of a test must be required when you are going to implement in a classroom. कि अगर हम लोग कोई भी टेस्ट बना रहे हैं तो वो टेस्ट का वैलिडिटी रहना चाहिए, रिलेबिलिटी रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए, यूजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी भी होना चाहिए. तो रिलेबिलिटी का मतलब क्या है? रिलेबिलिटी का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी, उसका रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग साइंस देखते हैं, साइंस में एक कंपोजिशन है वाटर का H2O. जब हम लोग दो हाइड्रोजन्स के साथ एक ऑक्सीजन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्स कर रहे हैं, तब वो वाटर बन जा रहा है. और ये जो चीज़ सिर्फ ये अर्थ में नहीं होता है कि मैं जहाँ हूँ यहाँ जब ये दोनों को मिक्स करूँगा वहाँ सिर्फ नहीं बनेगा, दुनिया का कहाँ भी चला जाऊँगा और जब मैं उसी को मिक्स करूँगा तो क्या होगा कि वो वाटर ही बन जाएगा. ठीक ऐसे टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि जिसी का कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, जिसका रिजल्ट का कंसिस्टेंस आंसर रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी उसी का रहना चाहिए. जैसे कि मैं एक टेस्ट डेवलप किया और मैं क्या किया, आज स्टूडेंट ए के ऊपर इम्प्लीमेंट किया और उसका जो रिजल्ट आया 90%. फिर और एक बार कुछ दिन के बाद जब मैं कर रहा हूँ तो वो जो अचीवमेंट है, अगर उसको कोई इंटरवेंशन नहीं दिया गया है और कुछ नहीं हुआ है तो उसका जो अचीवमेंट है उसी का इर्द गिर्द ही रहना चाहिए. अगर वो इर्द गिर्द रह रहा है और सेम हो रहा है, इसी का मतलब क्या है कि वो टेस्ट जो है वो उसी का रिलेबिलिटी है. और ये रिलेबिलिटी को हम लोग मेजर करने के लिए अलग अलग तरह का हम लोग को वे में इसको रिलेबिलिटी करते हैं. जैसे कि मैं अभी एक बोला टेस्ट रिटेस्ट, ठीक ऐसे स्प्लिट हाफ, पैरेलल, ऐसे बहुत सारे तरह का ये रिलेबिलिटी निकालने के लिए प्रोसीजर है. हो गया. ठीक ऐसे वैलिडिटी क्या है, एक टेस्ट वैलिड भी होना चाहिए, उसी का वैलिडिटी भी रहना चाहिए. वैलिडिटी का मतलब ये है, या हम जो लोग ये क्वेश्चन में जब डिस्कस कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन जब जो चाह रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से जब मेजर कर पा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वैलिडिटी बोलते हैं. और एक यूजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी. और प्रैक्टिकलिटी यूजिबिलिटी मतलब कि एक टेस्ट आप ऐसे बनाना चाहिए कि उसका प्रैक्टिकली यूज हो पाना चाहिए. लेकिन एक बार हम लोग टेस्ट बना लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिकल यूज जीरो हो जाता है. तो उस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, उसी को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो पाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of validity is concerned with how well test items
रिप्रेजेंट द कंटेंट डोमेन बीइंग मेजर्ड, कि वैलिडिटी का कौन सा टाइप जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हाउ टेस्ट आइटम रिप्रेजेंट द कंटेंट डोमेन्स बीइंग मेजर्ड, कि एक टेस्ट का जो कंटेंट डोमेन है उसी को कितना दूर तक वो रिप्रेजेंट कर पा रहा है, उसी को कौन सा वैलिडिटी के तहत हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियंस रिलेटेड वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली कंटेंट वैलिडिटी। जब हम लोग किसी टेस्ट का जो कंटेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसी को जब हम दिखते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है से, और ये तीन तरह का वैलिडिटी दिया है। देखिए यहाँ एक है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब इस तरह का एक वैलिडिटी जिसी को कि हम लोग सिर्फ जिसी को कि हम लोग सिर्फ दिखते हैं, जस्ट हम लोग ओवरलुक करते हैं, और जब हमको लगता है कि नहीं ये जो टेस्ट है ये इसी का जो ऑब्जेक्टिव के साथ ये मैच कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव में जो है ये टेस्ट उसी को मेजर कर पा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक ऐसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल वैलिडिटी भी हम लोग देखते हैं, बोलते हैं। इसमें क्या दिखते हैं कि टेस्ट का जो बिहेवियर है उसी को हम लोग देखते हैं। और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके दिखते हैं। नेक्स्ट, द consistency of test score across different administration or form of a test is referred to, कि वो कंसिस्टेंसी, एक टेस्ट का कंसिस्टेंसी जो कि हर एक मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो सेम रह रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन वैलिडिटी, रिलीवेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस। और इसी का आंसर भूल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज रिलीवेबिलिटी। Which method of estimating reliability involves administering the same test twice to the same group of individual, कि जब रिलीवेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं, उसी का मैं पहले से बोल चुका हूँ, बहुत सारी तरह से हम लोग उसका रिलीवेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वे है जहाँ की हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट को 2 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ऑप्शन स्प्लिट हाफ मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज टेस्ट रीटेस्ट मेथड। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो कोई टीचर या रिसर्चर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता है, उसके बाद कुछ टाइम देता है, और आइडियल जो टाइम्स बोला जाता है वो 20 दिन बोला जाता है, 2 वीक से लेकर 20 दिन तक बोला जाता है, 1 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वो गैप को। और उसके बाद और एक बार फिर क्या किया जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाकर हम लोग क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं और देखते हैं कि कितना दूर तक उसी का कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट है कि हमारा अल्टरनेट फॉर्म मेथड, कि हम लोग इसी में क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन यार रहता है और उसी का और एक क्वेश्चन यार बना लेते हैं एकदम सेम डिफिकल्टी लेवल का, लेकिन सिर्फ उसमें थोड़ा लैंग्वेज और क्वेश्चन का जो फॉर्म है उसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और इसी को क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों को, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसी का कंसिस्टेंसी कितना है। स्प्लिट हब में क्या होता है कि क्वेश्चन को, टेस्ट को हम लोग एक बार में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक बार में इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग वो रिजल्ट जो आता है उसको कैटेगराइज कर देते हैं। अगर टेस्ट में 10 क्वेश्चन है तो 1, 3, 5 ऑड को एक साइड में ले लेते हैं, इवन को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है, और वो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स मतलब जहाँ की हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी को ही देखते हैं, और आई थिंक ऑल दिस आर कमिंग अंडर इंटरनल कंसिस्टेंसी मोड।
द प्रोसेस ऑफ ensuring that test, administration, scoring, and interpretation procedure are consistent across different टेस्टिंग सिचुएशन इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जो कि हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर में क्या रहता है, कंसिस्टेंस रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइजेशन एक तरह का ये एक प्रोसीजर है और ये एक तरह का चीज है, कॉन्सेप्ट है जो कि किया रिफ्लेक्ट करता है कि हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में क्या रहता है कि इसका जो रिजल्ट वो सेम ही आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एकदम लिखा हुआ रहता है, फिक्स्ड रहता है। स्कोरिंग की कैसे स्कोरिंग किया जाएगा उसका बारे में एकदम क्लियरली मेंशन रहता है, और उसके साथ साथ उसका जो इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा उसी के बारे में भी वो डायरेक्शन दिया हुआ उसमें रहता है। तो ये है क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of a good test item, कि इनमें से कौन सा एक गुड टेस्ट आइटम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन, क्लियर एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज, रिलीवेंस टू द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड, मल्टीपल करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि एक गुड टेस्ट आइटम, गुड टेस्ट का और गुड टेस्ट आइटम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसका क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस लैंग्वेज होना चाहिए। कोई भी टेस्ट में एकदम हम लोग को क्लियरली मेंशन करना चाहिए, और उसके साथ साथ वो उसका लैंग्वेज जो है वो अनएम्बिग्यूअस भी होना चाहिए। उसके बाद उसी का जो रिलीवेंस टू द कंस्ट्रक्ट बिंग मेजर, उसी का जो कंस्ट्रक्ट बिहेवियर है उसी को मेजर कर पाना चाहिए, और उसके साथ साथ उसी का जो डिफिकल्टी लेवल वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर यहाँ इधर उधर हो रहा है, अगर स्टूडेंट का जो लेवल है वो कम है और डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वो दिक्कत हो रहा है, और अगर स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो हायर है और आप का जो क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, गुड टेस्ट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए वो भी मेंटेन रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से मल्टीपल करेक्ट आंसर ये नहीं रहना चाहिए, एक ही करेक्ट आंसर रहना चाहिए। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट आइटम टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मेंस इज नोन एज, कि एक टेस्ट का एबिलिटी जो कि डिफरेंशिएट कर पाता है हाई अचीवर, हाई परफॉर्मर और लो अचीवर और लो परफॉर्मर को। ऑप्शन, आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, आइटम रिलीवेंस, आइटम बायस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है कि लो अचीवर से जो हाई अचीवर है उनको डिफरेंशिएट करता है। लेकिन अगर आइटम डिफिकल्टी का बात करें तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसका जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो आइटम का वो कितना है, और उसी का मेंटेन रहना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा इधर उधर हो रहा है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। उसके साथ साथ आइटम रिलीवेंस, ये कितना दूर तक रिलीवेंस है वो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। और आइटम बायस, आइटम बायस में बहुत सारी चीज़ आ जाता है। नेक्स्ट, which of the following is a primary purpose of pilot testing in test construction, कि पायलट टेस्टिंग्स जो करते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन में उसी का एक प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन, टू फाइनलाइज द टेस्ट फॉर्मेट, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक आइटम, टू एस्टेब्लिश टेस्ट नॉर्म, टू डिटरमाइन कट ऑफ स्कोर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक आइटम्स, कि सिर्फ टेस्ट पायलट टेस्टिंग हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम लोग क्या कर पाए कि उसी का जो प्रॉब्लमेटिक आइटम्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाए और अप्रोप्रिएटली उसको एड्रेस कर पाए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टेस्ट स्कोर टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन टेस्ट डिफिकल्टी अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जहाँ की हम लोग एडजस्ट करते हैं टेस्ट स्कोर को, किसके लिए, टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन टेस्ट डिफिकल्टी अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म, कि
अलग अलग जो फॉर्म रहता है वहाँ वो आइटम थ्योरेटिकल्सी को क्या कर सकते हैं कि डिफरेंसेस को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, इक्विटिंग, कैलिब्रेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इक्विटिंग। Next, which type of validity evidence involves comparing test score with the criterion measure? कि कौन सा टाइप ऑफ वैलिडिटी जो कि इन्वॉल्व रहता है क्राइटेरियंस मेजर के साथ? ऑप्शन कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज क्राइटेरियंस रिलेटेड वैलिडिटी। The degree to which test items are free from bias against particular groups in an aspect of option reliability, validity, fairness, objectivity. Answer of this question is option C, that is fairness. Which of the following is not a common method for establishing test norms? Option percentile ranks, standardized score, grade equivalent, raw scores. Answer of this question is option D, that is raw score. The process of determining the maximum score required to pass a test is known as option norm reference, standards testing, setting, equating, calibration. Answer of this question is option B, that is standard setting. Next, which of the following is a key consideration in developing test instruction? Option using complex language to challenge test taker, providing minimal information to safe space, ensuring clarity and comprehensibility, varying instruction for different test taker. Answer of this question is option C, that is ensuring clarity and comprehensibility. The extent to which a test measure theoretical construct or traits is referred to as option content validity, criterion related validity, construct validity, face validity. Answer of this question is option C, that is construct validity. Which of the following is not a common type of item in standardized testing? Option standardized test. Option multiple choice, true, false, essay, open-ended discussion. Answer of this question is option D, that is open-ended discussion. The process of reviewing and refining test items based on statistical analysis and expert judgment is called option item analysis, item banking, item response theory, items calibration. Answer of this question is option A, that is item analysis. Which of the following is a key principle in constructing multiple choice item? Option using all of the above as an option, making the correct answer longer than distractor, including only one clearly correct answer, using negative wording in the string. Answer of this question is option C, that is including only one clearly correct answer. Next, the degree to which test score are free from random error is known as option validity, reliability, objectivity, fairness. Answer of this question is option B, that is reliability. Which of the following is not a common method for improving test reliability? Option increasing test length, standardizing administration procedure, using items with high discrimination, allowing teachers, test taker to choose their performed items. Answer to this question is option D, that is allowing test taker to choose their preferred items. The process of developing equivalent form of a test is known as option parallel form construction, test equating, item banking, test adaptation. Answer of this question is option A, that is parallel forms construction. Which of the following is a key consideration in determining length, test length? Option maximizing the number of items regardless of time constant, balancing reliability with practical constant, ensuring all possible constant is covered exhaustivity, matching the length of similar test in the field. Answer of this question is option B, that is balancing reliability with practical constant. Next,
The process of adapting a test for use in a different language or cultural context is known as option test localization, test transition, test adaptation, test equity. Answer of this question is option C, that is test adaptation. Which of the following is not a typical step in the test construction process? Option defining the construct to be measured, writing test item, conducting item analysis, administering the test to all potential test taker. Answer of this question is option D, that is administering the test to all potential test takers. The degree to which test score are consistent across different raters or scorer is known as option inter-rater reliability, test rater reliability, internal consistency, parallel forms reliability. Answer of this question is option A, that is inter-rater reliability. Which of the following is a key principle in developing performance-based assessment? Option using only multiple choice item, focusing on easily scoreable tasks, aligning tasks with real world situation, avoiding rubrics to increase objectivity. Answer of this question is option C, that is aligning task with real world situation. The process of evaluating whatever a test is appropriate for its intended use is called option test validation, test standardization, test calibration, test norming. Answer of this question is option A, that is test validation. Which of the following is not a common method for establishing test validity? Option content analysis, criterions related studies, factor analysis, increasing test length. Answer of this question is option D, that is increasing test length. The process of creating a large pool of calibrated items for each future test form is known as option item analysis, items banking, item response theory, items calibration. Answer of this question is option B, that is items banking. Which of the following is a key principle in constructing true false item? Option including multiple concepts in a single item, using absolute terms like always or never, ensuring the statement is clearly true or false, making false statement longer than true statement. Answer of this question is option C, that is ensuring the statement is clearly true or false. The degree to which test scores are free from systematic error is an aspect of reliability, validity, objectivity, fairness. Answer of this question is option B, that is validity. Which of the following is not a common method for improving test validity? Option aligning test content with curriculum standard, constructing expert review of test items, performing statistical analysis of test score, increasing the speed at which test taker must complete items. Answer of this question is option D, that is increasing the speed at which test takers must complete items. The process of determining how well test score predict future performance is known as option construct validity, content validity, predictive validations, phase validation. Answer of this question is option C, that is predictive validation. Which of the following is a key consideration in developing test specification? Option maximizing the number of items regardless of content coverage, ensuring a balance of contents area and cognitive level, using only one type of item format throughout the test, avoiding alignment with curriculum standard. Answer of this question is option B, that is ensuring a balance of content area and cognitive levels. The statistical property that indicates how difficult an item is for test taker is called option item discrimination, item reliability, item difficulty, item validity. Answer of this question is option C, that is item difficulty. Next, which of the following is not a common method for establishing test reliability? Option test retest method, split half method, internal consistency method, phase validity method. Answer of this question is option D, that is phase validity method. The process of ensuring
that test item do not unfairly advantage or disadvantage specific group is known as option item analysis, item basis review, items calibration, item equity. Answer of this question is item basis review. Which of the following is a key principle in constructing magic item? Option: using an AI number, equal number of promises and responses, including unrelated content in the sense matching set, making all option applicable to all promises, providing more responses than promises. Answer of this question is option D, that is providing more responses than promises. The degree to which test score are consistent across different form of a test is known as option internal consistency reliability, test retest reliability, parallel form reliability, inter-rater reliability. Answer of this question is option C, that is parallel forms reliability. Which of the following is not a difficult step in the process of standard setting? Option: selecting a panel of experts, defining performance level, collecting judgments on items difficulties, administering the test of all potential test takers. Answer of this question is option D, that is administering the test to all potential test takers. The process of adjusting score to account for differences in test difficulty across administration is known as option normalization, standardization, equating, calibration. Answer of this question is option C, that is equating. Which of the following is a key principle in constructing essay items? Option: using vague and or ambiguous language in prompt, providing clear guidelines for expected responses, avoiding the use of scoring rubrics, focusing only on recall of factual information. Answer of this question is option B, that is providing clear guideline for expected responses. The extent to which a test appear to measure what it claim to measure it is known as option construct validity, content validity, criterion related validity, face validity. Answer of this question is option D, that is face validity. Which of the following is not a common method for improving test fairness? Option: conducting differential item functioning analysis, using diverse items writers and reviewers, providing accommodation for test taker with disabilities, adjusting individuals' score based on group membership. Answer of this question is option D, that is adjusting individual score based on group membership. The process of determining how many items a test taker must answer correctly to pass is known as option COT score setting, norm reference, item analysis, test equity. Answer of this question is option A, that is COT score setting. Which of the following is a key consideration in developing computer adaptive test? Option: ensuring all test taker receives the same item, using only multiple choice item, calibrating items using item response theory, avoiding the use of item banks. Answer of this question is option C, that is calibrating items using the item response theory. The degree to which test score are free from the influence of irrelevant factors is an aspect of reliability, validity, objectivity, fairness. Answer of this question is option B, that is validity. Which of the following is not a common method for establishing a test norms? Option: edge-based norm, grade-based norm, percentile rank, raw score. Answer of this question is option D, that is raw score. The process of evaluating whether a test item functions differently for different subgroups is known as option item analysis, differential items functioning analysis, item response theory, factor analysis. Answer of this question is option B, that is differential items functioning analysis.